गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वर्तमान भारतीय समाज को पढ़ेंगे। जैसा हमने पहले बताया है, स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। भारतीयों द्वारा क्या प्रयास किए गए और ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए। इसके बाद जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत के अंदर तमाम तरीके की विकराल समस्याएं थी। भारत की स्थिति जर्जर और नरप्राय राष्ट्र जैसी थी। उस समय शिक्षा के रूप में और खास तौर से उच्च शिक्षा के रूप में भारत में प्राण फूकना भारतीय शिक्षा शास्त्रियों, भारतीय मनीषियों और भारत के राष्ट्रपति थे, उनका पहला उत्तरदायित्व था। इसलिए उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने सबसे पहले जनवरी 1948 में जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उनकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया और उस पर मंथन किया गया कि किस तरीके से तत्कालीन भारतीय उच्च शिक्षा है उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, उसमें समस्याएं क्या है। समस्याओं पर गहनता से अध्ययन किया और अध्ययन करने के साथ साथ उन्होंने ये सिफारिश की कि उन्होंने ये जरूरत महसूस की कि शिक्षा में कौन सी समस्याएं हैं और उनके लिए क्या क्या समाधान सुझाए जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले 4 नवंबर यहाँ देखते हैं 4 नवंबर 1948 और 1949 में क्या किया उन्होंने, एक आयोग के गठन की समय सीमा निश्चित कर दी। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में जो तत्कालीन समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए उन समाधानों से संबंधित जो भी सिफारिशें या सुझाव हैं उनको आमंत्रित करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाए, एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाए और जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान सुझाया जाए। इसके लिए उन्होंने जो भारत के तत्कालीन उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे या जो सबसे ज्यादा इंडिया के फिलोसफर थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, उनको इस आयोग का अध्यक्ष बनाया। इसलिए इस आयोग को दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसका अगला नाम भी है राधाकृष्णन आयोग। राधाकृष्णन आयोग, ठीक है, इसको देखते हैं राधाकृष्णन आयोग। नोट डाउन करते चले आप लोग। ये आयोग 2 नामों के नाम से जाना जाता है। 2 नाम है इसके, एक तो शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय आयोग, दूसरा इसका नाम है डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग। और डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग नाम रखने के पीछे ही मैंने कारण बता दिया क्योंकि ये इसके सदस्य अध्यक्ष थे इस आयोग के, इसलिए इस आयोग का नाम डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात करते हैं, इस आयोग के सदस्य कौन थे, मुख्य सदस्य थे, वो कौन कौन सदस्य थे, उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। उसमें उस समय के देश के देशभक्त, उस समय के शिक्षा शास्त्री, उस समय के नीति नियंता, जो शिक्षा के क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए थे, विशेषज्ञ थे, उनको इस आयोग का सदस्य बनाया गया। इनमें से डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, हम सभी जानते हैं, बाद में राष्ट्रपति भी हुए, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मुदालियर, इनका हम आगे पढ़ेंगे। इनका माध्यमिक शिक्षा आयोग पढ़ेंगे, ये शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला डॉक्टर मेघनाथ साहा, ये भी बड़े शिक्षा शास्त्री थे। डॉक्टर आर्थर ई जोन्स, डॉक्टर आर्थर ई मॉर्गन, बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे, जो भारतीय शिक्षा के शुभचिंतक थे। अगले थे सर जेम्स एफ डफ, ये भी बहुत बड़े शिक्षा के विद्वान थे, शिक्षा के क्षेत्र में विद्वान थे। ये थे डॉक्टर करण नारायण बैल। और अगला नाम है CN के मुख्य सदस्य थे, जिनके निर्देशन में उच्च शिक्षा से संबंधित, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित कुछ सुझाव मांगे गए, कुछ सिफारिशें मांगी गई, ताकि भारतीय तत्कालीन शिक्षा में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशें। इसको बता देते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशें, इसको देख लेते हैं। विश्वविद्यालय लिखते चले आप लोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग
के सुझाव इनको दूसरा नाम दिया जाता है सिफारिशें बोलते हैं। सिफारिशें अंग्रेजी में इसे रिकमेंडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिकमेंडेशंस। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। क्योंकि हालांकि कुछ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी सिफारिशें की, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं, उनका हम लोग शॉर्टकट में अध्ययन करेंगे। पहली सिफारिश की बात की उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा है, उस विश्वविद्यालय शिक्षा को 3 स्तरों में बांट दिया जाए। उन्होंने कहा विश्वविद्यालय शिक्षा को पहला है, लिखते चले आप लोग, विश्वविद्यालय शिक्षा को पहला बताया स्नातक, दूसरा परास्नातक और तीसरा शोधकार्य। उन्होंने कहा विश्वविद्यालय शिक्षा में हायर एजुकेशन है, उनको 3 भागों में बांट देना चाहिए। पहली बात की उन्होंने स्नातक, दूसरी बात की उन्होंने परास्नातक और चौथी बात की उन्होंने, तीसरी बात की उन्होंने शोध कार्य, रिसर्च वर्क की बात की उन्होंने शोध कार्य, अनुसंधान कार्य। ठीक है, उन्होंने पहली सिफारिश की कि जो तत्कालीन भारतीय शिक्षा है उनको 3 स्तरों में बांट देना चाहिए। पहली बात की उन्होंने स्नातक, दूसरी उन्होंने बात की परास्नातक और तीसरी बात की शोध। अगली बात की उन्होंने पाठ्यक्रम की बात की। नंबर 2 सुझाव दिया उन्होंने पाठ्यक्रम। उन्होंने कहा स्नातक कितने वर्ष की हो? स्नातक 3 वर्ष। उन्होंने पाठ्यक्रम में कहा स्नातक हो, स्नातक कितना हो? 3 वर्ष हो, 3 वर्ष हो। दूसरा क्या कहा? पाठ्यक्रम। उन्होंने कहा परास्नातक हो, परास्नातक जो हो वो कितना हो? वो 2 वर्ष हो। और तीसरी उन्होंने रिसर्च की बात की, तो उन्होंने कहा कोई जो रिसर्च वर्क हो या अनुसंधान कार्य हो, शोध। तीसरी बात की उन्होंने शोध कार्य, इसको अनुसंधान कार्य भी कहते हैं। अनुसंधान कार्य की बात की उन्होंने, वो कितना हो? उसके लिए उन्होंने टाइम को फिक्स किया, समय अवधि को फिक्स किया। उन्होंने कहा कम से कम 2 वर्ष। ठीक है, कम से कम 2 वर्ष और अधिकतम कितना हो? अधिकतम 5 वर्ष हो। 5 वर्ष हो। उन्होंने फिर एक बार देख लेते हैं। उन्होंने कहा जो पाठ्यक्रम है, जो भी पाठ्यक्रम है उसको क्या किया जाए? जो स्नातक है वो 3 वर्ष में 3 वर्ष का हो, परास्नातक है वो 2 वर्ष का हो, और शोध कार्य, अनुसंधान कार्य शिक्षा के क्षेत्र में वो कितना हो? वो कम से कम 2 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष हो। इसके बाद किसी व्यक्ति को PhD की उपाधि प्रदान की जा सके। तो ये दूसरी सिफारिश थी। तीसरी सिफारिश को देखते हैं हम लोग। तीसरी सिफारिश थी, उन्होंने कहा ये आप लोग लिखना चाहे लिखने, चलो देख लेते हैं इसको। तीसरी बात की उन्होंने शिक्षा में कला, शिक्षा में कला, विज्ञान, कला, विज्ञान तथा व्यावसायिक विषयों
की शिक्षा दी जाए, विषयों की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। लिखते चले आप लोग, शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए, रूप से हो। तीसरी सिफारिश बड़ी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा था शिक्षा में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें कला, विज्ञान तथा व्यवसायिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से रखा जाए। अगली सिफारिश को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। बता देते हैं इसको, सॉरी इसको मिटा देते हैं। चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चौथी सिफारिश क्या थी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक है, आगे देख लेते हैं आप लोग। चौथी सिफारिश की उन्होंने कहा, चौथी सिफारिश के अंदर उन्होंने सिफारिश की या सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जो भी महाविद्यालय है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जो महाविद्यालय है उनमें अधिकतम छात्र 300 होने चाहिए। ठीक है, और उन विद्यालयों से संबंधित जो भी विश्वविद्यालय है उनमें अधिकतम छात्रों की संख्या 25,000 होनी चाहिए। तो इसको देख लेते हैं। ग्रामीण देख लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में महाविद्यालयों में छात्रों की अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या वो कितनी हो? वो हो 300। ठीक है, कितनी हो? 300 हो। और इस महाविद्यालय से संबंधित जो भी विश्वविद्यालय हैं, विद्यालयों से संबंधित जो विश्वविद्यालय हैं उनमें छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी हो? अधिकतम संख्या कितनी हो? 2,500। ठीक है, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जो ग्रामीण महाविद्यालय हैं उनके अंतर्गत छात्रों की संख्या हो, वो कितनी हो? वो हो 300। और उससे संबद्ध जितने भी जो भी महाविद्यालय है, जो भी विश्वविद्यालय है उसमें छात्रों की अधिकतम संख्या 2,500 हो या 2,500 हो। तो ये चौथी सिफारिश थी। पांचवी सिफारिश देखते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण सिफारिश है। उन्होंने कहा जो ग्रामीण शिक्षा है, ग्रामों में होने वाली शिक्षा पर व्यय राशि राज्य एवं केंद्र दोनों को सहयोगपूर्ण
सहयोगपूर्ण तरीके से वहन करना चाहिए। इसको देख लेते हैं। उन्होंने क्या कहा, बड़ी महत्वपूर्ण सिफारिश थी ग्रामीण क्षेत्रों में ये कृषि शिक्षा है या अन्य शिक्षा है, उस पर जो राशि व्यय होती है, उस पर जो धन व्यय होता है, वो दोनों ही राज्य सरकारों जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक सहयोगपूर्ण तरीके से व्यय करना चाहिए। अगली सिफारिश देखते हैं। अगली सिफारिश थी छठवीं सिफारिश देखते हैं। उन्होंने कहा छठवीं सिफारिश के अंतर्गत कहा विश्वविद्यालय में जो भी एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो भी परीक्षा प्रणालियां हैं, वो इस समय ठीक नहीं है। अर्थात परीक्षा प्रणालियां दोषपूर्ण हैं, क्योंकि उस समय या तत्कालीन व्यवस्था में केवल सब्जेक्टिव परीक्षा ही ली जाती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि इस परीक्षा प्रणाली में क्या करा, हमें परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ तथा व्यक्तिनिष्ठ दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को शामिल करना चाहिए। शामिल करना चाहिए। लिख देता हूं। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण सिफारिश थी। उन्होंने कहा उस समय की जो परीक्षा प्रणाली थी विश्वविद्यालय स्तर की, उसमें सबसे बड़ी खामी थी वो ये थी कि वहां पर केवल व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाते थे, अर्थात सब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछे जाते थे। इससे क्या होता था, इससे जो भी परीक्षा प्रणाली में जो भी मूल्यांकन करता था वो उसकी मर्जी भी शामिल हो जाती थी। किसी भी व्यक्ति के साथ वो भेदभाव कर सकता था। इसलिए उस समय ये सुझाव दिया गया तत्कालीन जो शिक्षा के सदस्य थे, शिक्षा आयोग के सदस्य थे या उच्च शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सदस्य थे। उन्होंने कहा इनमें दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को समाहित किया जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ताकि किसी छात्र के साथ भेदभाव होने की संभावना न रहे। अगली सिफारिश थी, उसको देखते हैं। 6 हो गए। आप लोग नोट डाउन कर लें, इसको करना चाहे तो, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लें। चलो इसको मिटाते हैं। इसको अगली सिफारिश बड़ी महत्वपूर्ण थी, इसको देख लेते हैं। इसको देखते हैं। ठीक है, 7वीं सिफारिश देखते हैं। वो 7वीं सिफारिश थी उच्च शिक्षा में जो भी छात्र हैं उनको जब पास आउट किया जाए, उनको उत्तीर्ण किया जाए, तो उपाधियों में प्रथम द्वितीय श्रेणी कितने परसेंट पर दें, कितने उनकी परसेंटेज क्या हो। तो उन्होंने कहा 7वीं सिफारिश थी, उन्होंने कहा छात्रों को 70% पर प्रथम श्रेणी और दूसरी बात की उन्होंने 55% पर 55% पर द्वितीय श्रेणी तथा 40% पर तृतीय श्रेणी प्रदान की जाए। ठीक है,
ये बड़ी महत्वपूर्ण सिफारिश थी। उन्होंने कहा कि पास आउट का क्राइटेरिया क्या रहेगा। उन्होंने कहा विश्वविद्यालय स्तर पर जो खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा, उनको दूर किया जाएगा। उनको पास आउट का जो है उनका चेंज किया जाए। 70% जो भी अभ्यर्थी पास करे उसको प्रथम श्रेणी प्रदान की जाए। जो 50% नंबर प्राप्त करे उसको द्वितीय श्रेणी दी जाए। और 40% जो अभ्यर्थी नंबर प्राप्त करे या अंक प्राप्त करे उसको क्या किया जाए, तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया जाए। नेक्स्ट अगली सिफारिश है, अगली सिफारिश आप लिखना क्या निकले मैं बोल के बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनको पुरुषों के बराबर वेतन एवं भत्ते दिए जाए। तीसरी बात उन्होंने कही, अगली सिफारिश उन्होंने की सुझाव दिया कि जो भी महिला शिक्षिकाएं हैं उनको पुरुषों के बराबर ही सुविधाएं प्रदान की जाए। जो भी शिक्षक सुविधाएं हैं, जो भी शिक्षा स्तर पर सुविधाएं हैं उनको पुरुषों के बराबर सुविधाएं दी जाए। तीसरा उन्होंने कहा महिला शिक्षिकाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। ये कुछ 10 सिफारिशें थी, बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें थी, वो मैंने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बताई। नेक्स्ट आयोग को हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग। इस स्लाइड में बस इतना ही, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।